हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 34 लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब हमें यीबो का प्रो दिखाया जाता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने अपने कान बंद कर लिए ताकि मैं कोई भी आवाज़ ना सुन पाऊँ। जैन की रोने की आवाज़ें, उसकी भीख मांगने की आवाज़ें, उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल टूट गया। उसके जो अल्फाज थे कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, आज बिल्कुल ही अलग से साउंड कर रहे थे। आज उसके अल्फाजों में सिर्फ दर्द झलक रहा था। पहले जब भी वो मुझसे कहता था कि वो मुझसे नफ़रत करता है, उसका मतलब कुछ और था, लेकिन आज जैन, मेरे सिल्ली गग्गा, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम अपना दिल, अपना कीमती दिल मुझे कैसे दे सकते हो? ये सोचने के बाद जो यीबो है वो अपनी उंगलियों को अपने होठों के ऊपर लाता है और फिर प्यार से उन्हें सहलाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जैन ने उसे सच में किस किया। इसके बाद फिर यीबो दोबारा कहता है, जैन, अब मेरे होठों का जो टेस्ट है सिगरेट जैसा नहीं रहा, अब इनका टेस्ट आंसुओं जैसा हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो पहली किस थी वो दर्द और तकलीफ़ों से भरी हुई थी। आखिरी कुछ दिनों में जब हॉसोंग मुझे छोड़कर चला गया, मैंने बस मौन धारण कर लिया था। उसकी और तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मेरा दिल टूट गया था अकेला होने से। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हकीकत और इल्यूजन में फ़र्क ही नहीं कर पा रहा था। उस रात की सभी मेमोरीज, प्यार से छूने की, अल्फाजों की, मेरे होठों पे स्वीटनेस की, तुम्हारी आंसू मेरे चेहरे पे गिरने की, मुझे ऐसा लगा था कि ये सब कुछ सपना है। लेकिन जब मैंने मेरी टांगों के ऊपर जख्म देखे तो मुझे पता चला कि वो सब कुछ सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। कुछ ऐसा जो मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं बन जाऊंगा सच्चा और प्यार करने वाला। तुमसे मिलने के बाद मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं तुम्हें अवॉइड करूं, तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन तुम मेरे प्यार में ही पड़ गए। अगर हम दोनों नफ़रत और प्यार से रोते हैं तो मैं चाहूँगा, तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार ना करो जैन। इसी से हम दोनों ईजीली अलग हो सकते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। मैं दुआ करता हूँ कि हम दोनों का कनेक्शन बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, एक दूसरे से नफ़रत करने की, और ज़्यादा नफ़रत करने की। तुम्हारा प्यारा सा क्यूट सा डिसअपॉइंटमेंट, ये सोचकर कि मैं भूल गया कि तुमने अपने प्यार का इजहार किया था। जब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे याद था, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम्हारी आंखों में जो चमक होगी वो कितनी खतरनाक होगी। मैं दुआ करता हूँ कि एक दिन ऐसा आ जाए और मुझे मौका मिले और हक भी, ताकि मैं चिल्ला चिल्ला कर तुमसे अपने प्यार का इजहार कर सकूँ जैन। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। जैन और याजी कार में बैठ चुके हैं और जो यीबो है वो इस वक्त घर के अंदर ही सोच रहा है। जैसे ही यीबो कार की आवाज़ सुनता है तो वो खिड़कियों से हल्का सा जो पर्दा है उसे हटाता है ताकि वो जाने से पहले जैन को आखिरी बार देख सके। जैसे ही यीबो जैन को याजी के साथ जाता हुआ देखता है तो वो गहरी सांस छोड़ता है और उसके बाद फिर वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद यीबो एक बड़े से आईने के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। यीबो का जो जिस्म था, उसके जिस्म के हर एक इंच पर जख्म लगे थे। शायद ही किसी को पता होगा, सिल्की महंगे कपड़ों के पीछे कुछ ऐसा राज भी हो सकता है। इतने सारे जख्म भी छुपे हो सकते हैं। जख्मों को देखने के बाद फिर यीबो कहता है, मुझे आज भी याद है इनकी वजह क्या थी। किसी की जान स्कूल बच्चों से बुलिंग करते हुए बचाना, अच्छे ग्रेड्स ना लाना, अपने क्लासमेट्स के साथ लड़ाई करना, किसी को पीटने से मना कर देना, अच्छे और बुरे व्यवहार के लिए। ये सब कुछ मैटर नहीं रखता जब तक वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। इतना ही काफ़ी है। अब मैं थक गया हूँ। अब मैं और ज़्यादा बंदी नहीं बन सकता हूँ। अगर जैन जैसा प्योर इंसान सोच सकता है कि मैं प्यार करने के लायक हूँ तो ठीक है, ऐसे ही रहता हूँ और मैं यही सोचता हूँ अपने लिए। ये कहने के बाद यीबो अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद करता है।
फिर वो आईने के और नज़दीक चला जाता है, अपने माथे को आईने के साथ लगा लेता है और अपनी आँखों में गहरी तरह से देखता है ताकि वो अपनी आँखों में सब कुछ मिटा दे और अपने आप को दोबारा छुपा सके, अपनी फीलिंग्स को छुपा सके, सभी इमोशंस को छुपा सके। और धीरे धीरे उसकी आँखों की जो नरमाहट थी वो भी गायब हो जाती है। उसके दिल और दिमाग में नफरत छा जाती है। उसके बाद ये वो अपने होंठों पे एक ईल वाली स्माइल लाता है। फिर वो धीरे धीरे अपने आप से कहता है, वेलकम बैक यंग मास्टर वांग, गुड लक तुम्हारे रिवेंज के लिए। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। ईबो अपनी टाई को फिक्स कर रहा है और एक बड़े से फैंसी डिजाइनर्ड हॉल के अंदर चला जाता है। ईबो काफ़ी कोशिश करता है कि वो अपनी इरिटेशन, अपने गुस्से को छुपा सके। आज इस हॉल में एक स्पेशल पार्टी होने वाली है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है क्योंकि हॉसन की फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है और इसी मोमेंट में हर कोई अमीर हो जाता है ताकि वो जितना हो सके उतनी प्रॉपर्टी को खरीद सके। ऐसे लोग जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन इनकी जो रूह है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। वो इस दुनिया के लिए सबसे गंदी चीज़ है। ईबो हर एक को प्यार से ग्रीट करता है जहाँ जहाँ से ईबो गुजर रहा था। चलते चलते ईबो अपने पेरेंट्स और फ्यूचर पेरेंट्स से मिलता है, यानी कि अपने सास ससुर से मिलता है। वहाँ पर यांजी भी थी। यांजी ने एक एलिगेंट लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ है। यांजी की नज़र जैसे ही ईबो पे पड़ती है तो वो अपने सर को हल्का सा नॉड करते हुए ईबो को ग्रीट करती है और ईबो अपने होंठों पे मुस्कान लाने के बाद उन सब को अपना सर झुकाकर ग्रीट करता है। फिर ईबो कहता है, मिस्टर यांग, मिसेस यांग, आप लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद हम आज मिले हैं। तभी यांजी के जो फादर है वो कहते हैं, अरे मेरा होने वाला दामाद कितना हैंडसम है, पहले की तरह। तुम्हारे लुक्स और तुम्हारी एलिगेंस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी अपने पापा की तरह एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन बनोगे। ये बात सुनते ही फिर ईबो कहता है, अरे ऐसा मत कहिए, मैं अपने पापा के जैसा नहीं बन सकता हूँ। मेरे पापा जो कि काफ़ी ज़्यादा हम्बल है, लोगों की हिफाजत करने के लिए, देश की हिफाजत करने के लिए। ये बात सुनते ही फिर जो यांजी के फादर है वो कहते हैं, अरे तुम कितना शर्माते हो। ये कहते ही वो ईबो का जो कंधा है उसे पैटेड करता है और उसके बाद फिर वो ईबो के फादर की तरफ देखकर ईबो के फादर से कहते हैं, मैंने सुना है कि आप एक बड़ी सी पार्टी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आपने जो लास्ट इलेक्शन जीता था उसकी खुशी में। तभी ईबो के फादर कहते हैं, बिल्कुल सही, ये सब कुछ तो मेरे प्यारे सपोर्टर्स की वजह से है। ये कहते हुए ईबो के जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट और प्योर एक्सप्रेशन लाते हैं। ये देखकर ईबो को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ जैसी महसूस होने लगती है। फिर ईबो अपने आप के साथ मन में ही कहता है, देखता हूँ डैड कि आप अपने प्लान को कैसे पूरा करेंगे। तभी यांजी की जो मॉम है वो यांजी से पूछती है, बेटा तुम्हारी ग्रेजुएशन जो थी फॉरेन में पढ़ने की, उसका क्या हुआ स्वीटी? तभी यांजी अपनी मॉम को जवाब में कहती है, यस मॉम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएस, ये कितना ग्रेट है। यांजी एक्साइटेड होकर जोर से कहती है। ये देखकर सभी गैस्प करते हैं। तभी जो ईबो के फादर है वो कहते हैं, मेरा जो बेटा है वो सच में बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसकी जो बीवी है वो इतनी खूबसूरत और इतनी स्मार्ट है। ये पहली बार नहीं था कि यांजी ने ईबो को एम्बेरस किया था और ये पहला टाइम भी नहीं था कि वो इनडायरेक्टली ईबो को ताना मार रही थी। उसके बाद फिर ईबो चैकल करता है और फिर सभी से बात करना शुरू करता है। ईबो कहता है, प्लीज़ इसकी बेवकूफ़ियों की तरफ ध्यान न दें। एटलीस्ट ये शॉपिंग मॉल और ब्यूटी सैलून का लोकेशन गलती से नहीं बोलती। तभी ईबो के डैड ये बात सुनते ही ईबो से कहते हैं, ईबो तुम यांजी की बेइज्जती कर रहे हो। ये बात सुनते ही यांजी अपने सर को शेक करती है और फिर टॉपिक को चेंज करके कहती है, नाई फैमिली के शेयर्स का क्या हुआ? नाई फैमिली, हॉसन की फैमिली के बारे में बात हो रही है। तभी यांजी को जवाब में कहते हैं, लियू फैमिली ने सब कुछ खरीद लिया। लियू फैमिली यानी कि चैंग की फैमिली। हमने सुना कि चैंग पागल हो गया है। उसने अपने फादर को फोर्स किया कि वो नाई फैमिली के सभी शेयर्स को खरीदे।
और हम लोग गैस कर सकते हैं कि वो अब उस कंपनी में पोजीशन लेना चाह रहा है, जो कि पहले हॉसुंग की पोजीशन होने वाली थी फ्यूचर में, अब वो चैंग की होने वाली है। जैसे ही हीबो ये बात सुनता है तो वो गुस्से से अपनी कलाई को टाइटली होल्ड करता है। हीबो का हाथ इतना लाल हो जाता है कि जैसे उसके हाथ से खून बह रहा हो। फिर हीबो अपने मन में ही सोचता है, हॉसुंग की जान लेनी क्या इतना काफ़ी नहीं था कि अब उससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को चैंग छीन लेना चाहता है। चैंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस तुम इंतज़ार करो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कुछ देर के बाद हीबो अपना जो गुस्सा है उसे थोड़ा ठंडा कर देता है। उसके बाद फिर वो अपने पेरेंट्स और यांजी के पेरेंट्स को एक्सक्यूज़ करता है और फिर यांजी के साथ थोड़ी दूरी पर चला जाता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद हीबो चुपचाप ही खड़ा रहता है और कुछ सेकंड्स के बाद फिर वो मुड़कर यांजी की तरफ देखकर यांजी से कहता है, क्या वो ठीक है? तो यांजी जवाब में उसे कहती है, मैं कह नहीं सकती हूँ कि वो ठीक है, लेकिन हाँ, इस वक्त वो सेफ है। मैंने अपने फादर से बात की है कि वो अपने 2 बॉडीगार्ड्स जैन को फॉलो करने के लिए रखे, ताकि जैन जहाँ पर भी चला जाए बॉडीगार्ड्स उसके साथ ही रहे। हालांकि डैड अभी माने नहीं है, लेकिन वो मान जाएंगे। ये बात सुनते ही हीबो यांजी से कहता है, लेकिन तुम्हारे डैड, तुम उन्हें कैसे समझाओगी? तो यांजी कहती है, मेरे डैड मुझ पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये बात सुनते ही हीबो फिर यांजी से कहता है, यांजी, मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हूँ। मैंने तुम्हारा अभी तक शुक्रिया अदा भी नहीं किया और शुक्रिया अदा भी काफ़ी नहीं होगा अगर कुछ भी। अभी हीबो कह ही रहा था। हीबो की बात को काटते हुए यांजी कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ये कहते हुए यांजी गहरी सांस लेती है और फिर वो रुक के दोबारा कहती है, और ना ही मैं कोई फरिश्ता हूँ हीबो, मैं बस एक खुददार औरत हूँ। मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ, मैं ज़बरदस्ती करके उसे अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। चलो अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और मेरा शुक्रिया अदा मत करो कि मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। अगर तुम नहीं होते तो जैन शुरुआत से ही खतरे में नहीं होता। यांजी की जो बातें थी वो काफ़ी ज़्यादा नुकीली थी, जो हीबो के दिल में चुभ रही थी। हालांकि हीबो ये डिज़र्व भी कर रहा था। यांजी की बात सुनते हुए हीबो अपना सर झुकाता है और अपने होंठों पे दर्द भरी स्माइल आता है। फिर हीबो यांजी से कहता है, तुम अभी भी उसे प्यार करती हो ना? तो जवाब में यांजी उससे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो पता ही है, और तुम तो एक एग्जाम्पल हो। तुम तो जानते हो जैन कितना यूनिक है। तुम्हें तो पता ही है ये कितना इम्पॉसिबल है कि इतनी इजीली जैन को बुला देना, लेकिन मैं जानती हूँ। ये कहते ही यांजी रुक जाती है। कुछ सेकंड्स लेने के बाद फिर यांजी दोबारा कहती है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं भी चाहती हूँ कि जैन मेरी ज़िंदगी में रहे, लेकिन एक दोस्त बनकर। पर ये दर्द देता है। लेकिन ये कहते ही यांजी दोबारा रुक जाती है। फिर वो कुछ सेकंड्स दोबारा लेने के बाद कहती है, और मैं उसे इस तरह जाने नहीं दे सकती हूँ। जैन काफ़ी ज़्यादा कीमती है, इसलिए मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, मैं फिर भी जैन की हेल्प करूँगी। यांजी की बात सुनते हुए फिर हीबो से कहता है, मैं जानता हूँ कि वो कितना ज़्यादा स्पेशल है। ये कहते हुए जो हीबो है उसकी नज़र अपने बगल से गुजरते हुए एक शख्स पे पड़ती है। जैसे ही हीबो उसे नोटिस करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि चैंग था। चैंग जो है वो उस वक्त टेरेस की तरफ ही जा रहा था। चैंग को टेरेस की तरफ जाते हुए देखकर फिर हीबो यांजी से कहता है, मैं इस वक्त चलता हूँ, तुमसे मैं बाद में मिलूंगा। ये कहते ही हीबो जो है वो यांजी के हाथ को स्लाइटली पैटिंग करता है और उसके बाद फिर वो चैंग का पीछा करता है। जैसे ही हीबो चैंग को फॉलो करते हुए टेरेस पे पहुंचता है, टेरेस पे हीबो के ही एज ग्रुप के कुछ और लड़के भी थे। जैसे ही उनकी नज़र हीबो पे पड़ती है तो वो सभी चुपचाप हीबो की तरफ ही देखते हैं, और उनका जो एक्सप्रेशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था। उनका एक्सप्रेशन ऐसा देखकर फिर हीबो उन्हें एटीट्यूड के साथ कहता है, क्या हो गया, गॉसिप कर रहे थे मेरे बारे में? ये कहते हुए जो हीबो है वो ग्रीनिंग करता है और एक लड़के के हाथ से एक सिगरेट को छीनकर उसे रेलिंग के ऊपर स्मैश करता है। सिगरेट को स्मैश करते हुए हीबो उनसे कहता है, तुम लोगों से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है कि सांस भी नहीं ली जाती, तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारी रूह से।
हालांकि जो तुम लोगों ने फैंसी परफ्यूम यूज़ की है वो भी तुम्हारी इस बदबू को कवर नहीं कर पाता, तो फिर तुम लोग क्यों सिगरेट की स्मेल भी अब ऐड कर रहे हो। तभी अचानक से आवाज़ आती है और वो ईबो से कहती है, क्या तुम यहाँ पर दोबारा गेम खेलने आए हो कि मैं कूल गाय हूँ? क्यों ईबो, जबकि तुम ऑलरेडी एक सॉफ्ट गाय बन चुके हो। ये कहते हुए वो शख्स ईबो की तरफ चला आता है और वो कोई और नहीं बल्कि चैंग होता है। और उसके बाद फिर जो चैंग है वो अपनी फिंगर को ईबो की तरफ उठाकर पॉइंट करता है। फिंगर को पॉइंट करने के बाद फिर चैंग कहता है, अब तुम्हारी कोई भी अथॉरिटी नहीं रही है पहले की तरह, तुम्हारी तो कोई रेस्पेक्ट भी नहीं करता। और ये सब कुछ तुमने ही किया है उस सड़क छाप गिरे हुए लड़के की वजह से। और अभी चैंग कह ही रहा था, उसकी बात को काटते हुए ईबो कहता है, क्या तुमने बोल दिया? जैसे ही ईबो ही कहता है, ईबो की जो नज़र थी वो चैंग की उंगली की तरफ ही थी जो कि ईबो की तरफ ही इशारा दे रही थी। तभी चैंग कहता है, वो बेचारा गरीब लड़का अब हमेशा के लिए अकेला हो गया। ये स्टोरी चैंग सबको बता रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। फिर चैंग दोबारा कहता है, तुम्हारा वो प्यारा सा दोस्त बेचारा हॉसिंग, मैं गैस कर सकता हूँ, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तुमसे भी ज़्यादा। अरे तुमने तो उसका फ्यूनरल भी अटेंड नहीं किया। तुम्हें पता है उसके फ्यूनरल पे मैंने काफ़ी ज़्यादा आंसू बहाए, वो भी सिंसियरली आंसू, सच में, तुम जानते हो ना। चैंग की बात सुनकर ईबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब चैंग ने हॉसन के बारे में कहा, आंसू की बात सुनने के बाद फिर ईबो से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ज़रा मैं भी तो तुम्हारे आंसू देखूं। ये कहते हुए जो ईबो है वो चैंग की जो फिंगर है उसे पकड़ लेता है। चैंग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ईबो कुछ ऐसा करेगा और चैंग को टाइम भी नहीं मिला कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता। ईबो ने जैसे ही चैंग की उंगली को पकड़ लिया तो उसने उसकी उंगली को रेलिंग के ऊपर प्लेस कर दिया। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद किया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर उसने जोर से एक पंच मारा। चैंग की उंगली की जो हड्डियां थी उसकी टूटने की आवाज़ें भी सब सुन रहे थे। चैंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो दर्द में चैंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसका जो चेहरा था वो शेकिंग भी करता है। चिल्लाते हुए चैंग जो है वो ज़मीन पे गिरता है। तभी जो वहाँ पर लड़के थे वो चैंग की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ईबो गुस्से से उन्हें अपने दांत दबा कर दिखाता है, जो कि एक इशारा था कि वो वहीं पर रुक जाए। वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं तो वो बेंड डाउन हो जाते हैं। उसके बाद ईबो चैंग को उठाकर खड़े रखता है, फिर उसका गला पकड़ता है। उसका गला पकड़ने के बाद फिर वो उसे हवा में उठाता है, रेलिंग के बिल्कुल ऊपर। उसकी जो टांगे थी वो हवा में लटक रही थी। फिर ईबो चैंग से कहता है, तुमने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था कि कोई मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता है। अरे रेस्पेक्ट चाहिए भी किसे, जबकि ये सब लोग अभी भी मुझसे डरते हैं। देखो देखो कि कोई तुम्हें बचाने के लिए आया। तुम्हें मैं एक फैक्ट की बात बताऊं, मैंने मेरी घास को नीचे ही रखा क्योंकि मुझे पता था कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब मेरी बात अच्छे से सुनो। ये कहने के बाद जो ईबो है वो अपना चेहरा चैंग के चेहरे के नज़दीक लाता है, फिर उसके कान में धीरे धीरे कहता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से अभी के अभी गिरा दूँ, लेकिन इतना इजीली नहीं। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करूँगा, एग्जैक्टली सेम जैसे तुमने हसन के साथ किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम उस मोमेंट के लिए पछताओ जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम हमारे खिलाफ चले जाओगे। ये कहने के बाद ईबो फिर चैंग को छोड़ देता है और फिर अपने कदमों को मूव बैक करता है। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। फिर वो कहता है, इसे कहते हैं ईमानदारी वाले आंसू, जो कि असली दर्द से होते हैं। एक बात बताऊं, ये बस शुरुआत थी, अभी रियल ग्रैंड शो तो बाकी है। तभी जो चैंग है वो दर्द में ईबो से कहता है, तुम कभी भी जीत नहीं सकते हो मुझसे। चैंग के रोते हुए कहता है और जो ईबो है वो उसे छोड़ देता है। ईबो आज काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। उसने आज काफ़ी दिनों के बाद कुछ ऐसा किया था। ईबो को रियलाइज़ होता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा मिस किया था कुछ ऐसा करने को, और उसने आज काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया। हालांकि ईबो ये सब कुछ करते हुए थोड़ा बहुत घबरा गया था
और उसके बाद फिर ईबो सेटिस्फाइड होकर टेरेस से बाहर चला जाता है। टेरेस से जाते हुए फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है। फिर ईबो अपने गार्ड से कहता है, वो मोटा बूढ़ा आदमी, वही जो चैंग का दायां हाथ है, तुम्हें तो उसके बारे में पता है ना? तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, जी बॉस। फिर ईबो उनसे कहता है, उसे मेरे पास लेकर आओ कल, जल्द से जल्द, किसी को पता भी ना चले। ये बात सुनते ही फिर जो गार्ड है वो ईबो से कहता है, लेकिन आपके फादर? ईबो जवाब में उनसे कहता है, ये मेरे फादर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो बस जो मैं कहता हूँ वो तुम करो। उसके बाद जो गार्ड्स हैं वो ईबो से कहते हैं, ऑल राइट। ये कहने के बाद वो अपना सर नॉड करते हैं और ईबो वहाँ से चला जाता है। फिर ईबो दोबारा पार्टी को ज्वाइन करता है। चैंग जो है वो अपनी टूटी हुई उंगली को अपने जैकेट के पीछे छुपा लेता है और पार्टी से जल्द चला जाता है। चैंग को जाता हुआ देखकर फिर ईबो अपने आप से कहता है, मुझे जल्द से जल्द काम ख़त्म करना होगा, चैंग से पहले। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। बॉडीगार्ड्स उस मोटे बूढ़े आदमी को किडनैप करके ईबो के पास लेकर आ गए हैं और उसे चेयर के साथ बांध भी दिया है। तभी जो ईबो है वो उस मोटे आदमी के पास चला आता है और फिर वो उस आदमी से कहता है, मिस्टर चाओ, हमारी कंपनी का एक ऐसा पर्सन जो हर दिन बढ़ता ही जाता है, आज चेयर के साथ बंधा हुआ है और डर के मारे थरथरा रहा है। ये कहते हुए जो ईबो है वो मिस्टर चाओ की आंखों से पट्टी हटाता है। जैसे ही मिस्टर चाओ अपने सामने ईबो को देखता है तो वो गहरी सांस छोड़ता है रिलीफ में। फिर वो ईबो से कहता है, ओह, ये आप है लिटिल मास्टर वांग, आप यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हैं? मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था ये सोचकर कि मुझे किसी और ने किडनैप कर लिया है। ये बात सुनते ही फिर ईबो से कहता है, तुम्हें बचाना? गॉश, कितने सारे और किस तरह के दुश्मन तुम्हारे हैं, जबकि मुझ जैसा इंसान तुम्हें बचाएगा तो तुम्हारे दुश्मन होंगे भी किस तरह के? तभी जो मिस्टर चाओ है वो ईबो से कहता है, लेकिन आपने ऐसा क्यों? ये कहते हुए मिस्टर चाओ अपने होठों पे एक स्वीट सी स्माइल लाता है और अपने आसपास देखता है। फिर वो ईबो से दोबारा कहता है, हम लोग किसी अच्छी जगह पर जाकर बात कर सकते हैं ना? आपको तो पता ही है ना कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं आपकी कितनी रेस्पेक्ट करता हूँ। अभी वो कह ही रहा था तभी वो उनकी बात को काटते हुए उसे कहता है, आह कम ऑन, मुझे शर्मिंदा मत करो। कैसे हर बुढ़ा और जवान बॉस हमारे कॉर्पोरेशन का तुम्हारा फेवर हो जाए। एनीवे, चलो इस बात को हम यहीं पर रखते हैं, अब काम की बात करते हैं। मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बात सुनते ही मिस्टर चाओ ईबो से कहता है, इन्फॉर्मेशन? कौन सी? तो ईबो से कहता है, चैंग, वो घटिया लड़का, उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। वो क्या करता है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो क्या सोचता है, हर एक छोटी सी चीज़ मुझे उसके बारे में जाननी है। तो मिस्टर चाओ कहते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो ये वो जवाब में मिस्टर चाओ से कहता है, तो फिर चलो तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा काटते हैं, शायद इससे तुम्हारी जो मेमोरी है वो तेज़ हो जाए और तुम्हें कुछ याद आ जाए। तो क्यों ना शुरुआत तुम्हारी पैर की उंगली से की जाए, कैसा रहेगा? ये बात सुनते ही मिस्टर चाओ ईबो से कहते हैं, आप मजाक करें ना यंग मास्टर? तो ईबो कहता है, क्या तुम्हें मैं मजाक के मूड में नज़र आ रहा हूँ? ये कहते हुए ईबो जो है वो अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन बाहर निकालता है और उसे जो मिस्टर चाओ है उसके चेहरे के नज़दीक लेकर आता है। फिर जो ईबो है वो मिस्टर चाओ से कहता है, मुझे लगता है ये देखने के बाद तुम मुझे सब कुछ बता दोगे। जैसे ही मिस्टर चाओ मोबाइल पर चलती हुई वीडियो को देखता है, मिस्टर चाओ का चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है और ये देखकर ईबो स्मार्ट करता है। मिस्टर चाओ फिर ईबो से कहता है, आपको ये कैसे मिल गया? तो ईबो जवाब में कहता है, क्या तुम लोगों को पता है मेरे डैड के पास इस तरह की बहुत सी वीडियो है तुम सब लोगों की। कभी भी अगर कोई भी परेशानी हुई और मेरे डैड को तुम लोगों से छुटकारा पाना हो तो वो इजीली इन वीडियोस की हेल्प से छुटकारा पा सकते हैं।
तो अब क्या तुम मुझे बताओगे या फिर मैं ये वीडियो तुम्हारी वाइफ को दिखाऊं ताकि वो देखे कि तुम ज़बरदस्ती अपनी सौतेली बेटी से प्लेजर ले रहे हो। ये बात सुनते ही मिस्टर चाओ नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं वो चाहता है कि वो पूरी तरह से ड्रग बिजनेस पर अपना कब्जा जमा ले। तो ये वो कहता है कैसे? फिर मिस्टर चाओ कहते हैं एक नए ड्रग की वजह से जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव है, लेकिन अभी भी वो टेस्टिंग के लिए अब्रॉड में है। एक्चुअली चैंग जो है, ये कहते ही मिस्टर जो चाओ है वो रुक जाता है। तो ये वो से कहता है क्या? तो मिस्टर चाओ कहते हैं चैंग जो है उसने ऑलरेडी इस ड्रग को बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि जिन जानवरों के ऊपर इसकी टेस्टिंग की गई वो जानवर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मर गए। ये बात सुनते ही फिर वो मिस्टर चाओ से कहता है ओह, तो उसने इस ड्रग के लिए बेजुबान जानवरों को भी मार दिया एक्सपेरिमेंट के नाम पर। तो मिस्टर चाओ कहते हैं हाँ। तो ये वो कहता है इसे मेरे लिए लाओ, उस ड्रग को। मिस्टर चाओ कहते हैं पर मिस्टर वांग। तो ये वो कहता है जो मैंने कहा ना, बस वो करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे, लेकिन मुझे वो चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और हाँ, अगर तुमने अपनी ज़बान किसी दूसरे आदमी के सामने चलाने की कोशिश भी की और उन्हें बताया कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो यकीन मानो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना मैं ही बनूंगा। हीबो की बात सुनने के बाद मिस्टर चाओ और ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो हीबो से कहता है मैं नहीं कहूँगा। ये कहते हुए जो मिस्टर चाओ है वो अपना सर भी नॉन स्टॉप नॉड करते रहते हैं। फिर हीबो जो है वो अपने गार्ड्स को इशारा देकर उनसे कहता है कि मिस्टर चाओ को लेकर चला जाए। जैसे ही मिस्टर चाओ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, फिर हीबो अपने मोबाइल पर अपने डैड का नंबर डायल करता है। फिर वो अपनी आवाज़ को स्वीटन टोन में अपने डैड से बात करता है और फिर वो कहता है मुझे आपसे कुछ चाहिए डैड, मुझे सभी पावर्स चाहिए, मेरा मतलब है अंडरग्राउंड क्लब की पावर्स। तो हीबो के डैड जवाब में हीबो से कहता है जितनी पावर मैंने तुम्हें दी है क्या वो काफ़ी नहीं है? तो हीबो अपने डैड से कहता है प्लीज़ इसे मेरे लिए कीजिए, मुझे आज एक नया प्रोजेक्ट मिला है। आपने कल तो सुना ही था, यानसी के फादर ने भी कहा था, प्लीज़ आप इसे मुझे एक गिफ्ट के तौर पे दे दीजिए। तो हीबो के डैड जवाब में कहता है डैम, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें वहाँ पर क्या करना है, तब तक जब तक मुझ पे कोई बात ना आए, समझे? हीबो ये बात सुनने के बाद अपने डैड से कहता है थैंक यू। ये कहते ही हीबो उस कॉल को कट कर देता है और उसके बाद हीबो फिर सोफे के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो अपने चेहरे को कवर करता है। फिर हीबो अपने आप के साथ कहता है हीबो, वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, अब वक्त आ गया है उससे मिलने का, बारबी से मिलने का। इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।